बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज के इस बूथ स्तर के कार्यकर्ता बंधुओं के इस सभा में, सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हम सबके बहुत ही प्रिय नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे वरिष्ठ नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, हमारे बहुत ही अजीज़ और युवा साथी और मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री शिव प्रकाश जी, हमारे विधान परिषद के नेता प्रवीण दरेकर जी, संसद में मेरे साथी और वरिष्ठ साथी गोपाल शेट्टी जी, पूर्व में सांसद रहे और मेरे वरिष्ठ साथी युवा काल से किरीट सुमैया जी, हमारे समस्त आमदार विधायकगण और प्रदेश के पदाधिकारी, ज़िला के पदाधिकारी और मंडल के पदाधिकारी और बूथ स्तर के कार्यकर्ता बंधु और मेरे मीडिया के साथी, यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मुझे मुंबई में आप सब लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। जब मैं मुंबई आया हूँ, महाराष्ट्र आया हूँ, तो यहाँ पर हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी से अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ और उनको नमन करके उनसे ऊर्जा लेकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। मैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने देश को एक दिशा भी दी और हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में संविधान को उन्होंने एक स्वरूप दिया। ऐसे महान आत्मा को भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं और यहाँ वीर सावरकर को याद करता हूं, जिन्होंने समाज को और हिंदू कॉज को के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उनको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत सी बातें कही हैं और उस बातचीत में उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या हुआ, देश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ, इसकी बात को बहुत तफसील से उन्होंने रखा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज जैसा कि अभी मंच संचालक बोल रहे थे, मुझे याद आया कि शायद वो 29-30 दिसंबर 1980 का था, जब समता नगर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं ये धृष्टता करता हूँ पश्चिम सागर के तट पर खड़े होकर कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज हम कह सकते हैं कि कमल मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से खिल गया है। 44 साल की यात्रा में हम सब लोगों ने बहुत से मुकाम देखे हैं और वैसे अगर मैं कहूं तो 1951 से 1951 से जनसंघ से लेकर आज 2024 तक हमने बहुत मुकाम देखे हैं। हमने उपेक्षा देखी,
हमने उपहास भी देखा अपना, हमने संघर्ष भी देखा, हमने अपने आप को 2 की संख्या में भी देखा, और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विराजमान होते हुए भी देख रहे हैं। मित्रों, ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, सौभाग्य का विषय है। 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई। लोगों ने अपनी जमानत बचाने का प्रयास करने में ही खुशी मनाई। हारना तो तय देखा, लेकिन जमानत बन जाए तो उसमें भी हम खुश हो जाया करते थे। हमने वो समय भी देखा जब लोगों ने अपनी जमीनों को बेचकर जनसंघ के दिए को दीप जलाया और उसको आगे बढ़ाया। हमने वो दिन भी देखा जब 1,25,000 से ज्यादा लोग मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के तहत और DIR के तहत 22 महीने जेल में रहकर, परिवारों से अलग होकर, और परिवारों को देखने वाला कोई नहीं था, ऐसी अवस्था में भी भारत माता की जय कह करके वह सत्याग्रह के लिए निकल पड़े। आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल का इतिहास, यह गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों भरा इतिहास रहा है, और यह उपलब्धियों भरा हम सबको देखने का मौका मिला है। यहां मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा, जहां हम उपलब्धियों भरा इतिहास, उपलब्धियों भरा समय देख रहे हैं, वहां हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। क्यों? इसलिए कि 10 साल पहले जो व्यक्ति आज 18 साल का होकर के मताधिकार का अधिकार रखता है, वह 10 साल पहले 8 साल का था। वह बाल अवस्था में था। उसने नहीं देखा यूपीए का भ्रष्टाचार, उसको नहीं मालूम 3G, 2G, 4G, जीजाजी, उसको नहीं मालूम पॉलिसी पैरालिसिस, उसको नहीं मालूम डिसफंक्शनल गवर्नमेंट, उसको नहीं मालूम कि सबसे भ्रष्टाचारी समय एनडीए का, यूपीए का, मनमोहन सिंह का उसने नहीं देखा। उसने देखा तो सिर्फ एनडीए देखा, और जब एनडीए देखा तो उसने महायुति में हमेशा विकास देखा। हमारी जिम्मेवारी है कि उनको हम यह बताएं कि कहां से चले थे। एक तरीके से कहा जाए तो अमावस्या से निकल करके पूर्णमासी की ओर हम पहुंचे हैं, अंधेरे से निकल करके उजाले की ओर हम पहुंचे हैं। यह बताना बहुत जरूरी है। मैं यह भी कहना चाहूंगा और यह भी आपको बताना चाहूंगा, एक समय था जब हम प्रदेशों में 5-6 सरकारें बना करके संतुष्ट हो गए थे। आज हमें खुशी है कि 17 राज्यों में एनडीए की, महायुति की सरकार है और 12 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज हमें खुशी है कि आज हम 58% की जनसंख्या पर आज नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मित्रों, 10 सालों के अंदर हमने राजनीति की परिभाषा बदल डाली। मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदल डाली। 10 साल पहले क्या होता था? आपने कभी किसी नेता को सुना जिस प्रकार हमारे नेताओं ने आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा कि क्या क्या किया, क्या क्या करेंगे और क्या क्या करके आगे देंगे? ये रखा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में रखा। राजनीति क्या होती थी पहले? भाई को भाई से लड़ाओ, इलाके को इलाके से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, समाज में विघटन पैदा करो, वोट बैंक की राजनीति करो।
दुनिया को लुभावने नारे देकर के वोट ले लो और वोट लेने के बाद किसी एक जाति के विशेष ख्याल रखते हुए सरकार चलाओ, किसी एक जाति की सरकार बना लो, किसी एक वर्ग की सरकार बना लो, उनके लिए काम करो। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये राजनीति की संस्कृति हमको प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए विकास एजेंडा बना, डेवलपमेंट एजेंडा बना, और उसके साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण की हमारे यहां, फिर चाहे वो रामलला का मंदिर की स्थापना हो और रामलला के मंदिर में रामलला का विराजमान होना हो, या फिर केदारनाथ धाम का उसका उत्थान हो, या फिर मंदिरों का उत्थान हो, और सांस्कृतिक विरासत को गौरव से देखने का कार्य पिछले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। समाज का सशक्तिकरण हुआ, गरीबों को ताकत मिली। लोग गरीबों के नाम पर वोट लेते थे और गरीबों से छल करते थे और अपना घर भरते थे, यह राजनीति की संस्कृति थी। आज गरीब सशक्त हुआ है, युवाओं के अरमान को पंख लगे हैं, आज अन्नदाता को सम्मान मिला है, और आज नारी शक्ति का सशक्तिकरण हुआ है, यह भी हमको ध्यान में रखना। सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके नए मिडिल क्लास में एंटर कर गए हैं। 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग, मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं। 25 करोड़ मिडिल इनकम ग्रुप में आ गए हैं, उनके नई नई आशाओं को पंख लगे हैं, उनको आजादी मिलकर के वो नई अरमानों के साथ खड़े हुए हैं। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो हजारों की संख्या में स्टार्टअप्स, हजारों की संख्या में लोगों ने मुद्रा लोन लेकर के, हजारों की संख्या में स्वनिधि योजना में लोगों को ताकत मिली है। अगर मैं नारी शक्ति की बात करूं तो मैं कह सकता हूं, उज्ज्वला हो, उजाला हो, सौभाग्य हो, आयुष्मान भारत हो या स्वच्छता अभियान है, इसने नारी शक्ति को शक्तिशाली बनाया है और आत्मनिर्भर बनाया है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अन्नदाता को सम्मान, ये कांग्रेस पार्टी के लोग इलेक्शन के पहले हम तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे, क्या होता था, 57,000 करोड़ रुपए देकर के, भुलावा देकर के छुट्टी पा जाते थे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में साल का 6,000 रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए 11 करोड़ 78 लाख किसानों के खाते में डाल करके उनका सम्मान किया, उनको विकास किया। और मैं महायुति की सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने आप को जोड़ करके उसमें 6,000 और जोड़ा, यानी आज किसान को सम्मान मिला तो वो बीजेपी की सरकार में और महायुति की सरकार में मिला, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जो हम पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, वो पॉलिटिकल कल्चर का परिवर्तन अगर हुआ है तो वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि अगर विकास के दृष्टि से देखें, अब मुंबई की अगर हम बात करें, अब ये अटल सेतु, इसका शिलान्यास किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने। कोरोना आया, 3 साल कोरोना से हम लड़ते रहे, उसके बावजूद भी 7 साल के अंदर सबसे लंबा सेतु बनाकर सी लिंक देने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल सेतु के नाम किया। 21.8 किलोमीटर का 6 लेन का सड़क। अगर मैं मोदी की गारंटी की बात करूं तो पैंडेमिक के तहत जिस तरीके से हम लोगों ने गरीब लोगों की चिंता की, उसको भी हमको याद रखना चाहिए और लोगों को भी याद दिलाना चाहिए। मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, जब कोरोना आया तो दुनिया के देशों ने नेतृत्व करने में अपने आप को असहज भी पाया और असमर्थ भी पाया। वो फैसला नहीं कर सके कि इकोनॉमी जरूरी है कि ह्यूमैनिटी जरूरी है।
अर्थशास्त्र जरूरी है या मानवता जरूरी है, वो फैसला नहीं कर सके। पाश्चात्य देश तय नहीं कर पाए लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया और कहा जान है तो जहान है, और लॉकडाउन लगाया। और उस समय भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया, देश को तैयार किया। देश जब तैयार हो गया तो मोदी जी ने कहा जान भी है और जहान भी है, लॉकडाउन उठाया और कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हुए। आज 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाकर डबल डोज। क्या बोलता था विपक्ष, ये मोदी वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है। आजकल जितने कांग्रेसी मिलते हैं, मैं कैसा लगा मोदी टीका, कैसा लगा मोदी टीका, चुप चुप जाकर के तुम भी लगवाते रहे। आज 220 करोड़ डबल डोज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन लगी। और मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस के प्रोग्राम को आने में 24 साल लगे। इस देश में पोलियो के प्रोग्राम को आने में लगभग 28 साल लगे। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस के टीके को आने में 100 साल लगे। और इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके दी। और 30 देशों को, 100 देशों को 30 करोड़ डोज वैक्सीन मैत्री में भी दी, यानी विश्व मित्र की भी भूमिका अदा की। वह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं यहाँ के विकास की बात करूँ तो चाहे 4 लेन्स बनने की बात हो, चाहे मेट्रोज की बनने की बात हो, फिर चाहे आपके स्टेशंस को रेनोवेट करने की बात हो। आज अमृत भारत में 1300 स्टेशन को रेनोवेट किया जा रहा है, और उसमें भी आपके यहाँ भी लगभग इसी तरीके से 20-25 रेलवे स्टेशन हैं जिनका महाराष्ट्र में भी रेनोवेट हो रहा है। अब ये रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में 1 साल बाद आपको अंतर नहीं दिखेगा, इस तरीके का विकास चल रहा है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अब मैं शिवाजी महाराज टर्मिनस की बात करूं तो 1800 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, और जो 4,50,000 कम्यूटर्स प्रतिदिन जाते हैं, अब उसका रीडेवलपमेंट हो रहा है और वह स्टेट ऑफ आर्ट बन करके तैयार होगा शिवाजी टर्मिनल, महाराज टर्मिनस। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से सीवेज प्लांट, 7 सीवेज प्लांट मुंबई को, एक बहुत बड़े इलाके को, वो जो थिकली पॉपुलेटेड है, उसको भी एक नया अरमानों के साथ एक स्वच्छ जीवन जीने का भी मौका मिलेगा, और अरब सागर में जो गंद जाता था उसको भी हम रोक सकेंगे। यह भी उस समय संभव हो पाएगा। इसलिए चाहे डेवलपमेंट की, जैसा मैंने कहा, आज महाराष्ट्र में वंदे भारत की 7 ट्रेनें चल रही हैं, 7 ट्रेन। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर में बन करके तैयार हो गया। आज मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला लग गई है। इसलिए विकास चाहे देश का हो चाहे महाराष्ट्र का हो, हमेशा भारत में एनडीए में मोदी जी के नेतृत्व में विकास ने एक नई छलांग लगाई है। मैं जब आपसे अमृत भारत रेलवे स्टेशन के बारे में बोल रहा था तो मेरी गिनती गड़बड़ हो गई थी, मैंने 26 बताया। 126 स्टेशन महाराष्ट्र में अमृत भारत में रेनोवेट हो रहे हैं, 126। मित्रों, डबल इंजन के कारण आज विकास के दृष्टि से, चाहे मुंबई कोस्टल रोड हो, चाहे नवी मुंबई फर्स्ट मेट्रो रेलवे लाइन हो, या चाहे मराठवाड़ा वाटर ग्रिड हो, ये सारे विकास के दृष्टि से एक बहुत तीव्र गति से आगे चलने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। ये जो सौभाग्यशाली समय है, इस सौभाग्यशाली समय के हम भागीदार हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है। अभी गोपाल शेट्टी जी कह रहे थे और हमारे अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि मोदी जी को हमको आशीर्वाद मिलना चाहिए। मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है। हम लड़ाई जीतने की नहीं कर रहे हैं, हम लड़ाई रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने की कर रहे हैं, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और ये सौभाग्य हमारे कंधों पर है, ये सौभाग्य और जिम्मेवारी हमारे कंधों पर है। इसलिए नई ऊर्जा के साथ
नई उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ और नए विश्वास के साथ और नए जोश के साथ हम सबको चुनाव में पूरी ताकत से लगना है और इस कार्य में जो 400 पार एनडीए और 370 पार भारतीय जनता पार्टी हो, इसकी तैयारी करनी है। ये 370 हमारे लिए भावनात्मक विषय है। इस 370 के लिए मोदी जी ने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था। इस 370 को हमने धाराशाही किया है। अब भारत की जनता से हम सब लोगों को निवेदन करना है कि इसको पूरा करने के लिए 370 को धाराशाही किया गया। 370 के मार्जिन को हमको लेकर के आपका आशीर्वाद चाहिए, इसके लिए हमको काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि फिर एक बार मोदी सरकार के लिए हम पूरी ताकत से लगेंगे। मैं यहां आपसे एक बात और भी चर्चा करना चाहता हूं। बहुत सी चर्चा हमारे साथियों ने की है, मैं उसमें कुछ सिर्फ जोड़ना चाहता हूं। आज कांग्रेस पार्टी की हालत क्या हो गई है? जहां जहां से राहुल गांधी निकलते हैं वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं होती है, वो न्याय यात्रा नहीं होती है। एक तो वो अन्याय यात्रा होती है और दूसरी वो तोड़ो यात्रा होती है। कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वो दक्षिण से चले थे। आज डी के शिव कुमार का भाई संसद के अंदर बोलता है कि साउथ को एक अलग कंट्री बना देनी चाहिए। ये तुम्हारी जोड़ो यात्रा, जिस के बारे में जिक्र अभी हमारे आशीष शेलार जी ने किया, अफजल गुरु के बारे में, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है। क्या नारे लगे थे जेएनयू में? भारत तेरे होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरा नारा क्या लगा था? अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। यानी अफजल के कातिल कौन हुए? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी की सजा सुनाई। भारत के उस समय के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, जो भारत के राष्ट्रपति थे और जिन्होंने उसको माफी नहीं दी, वो शर्मिंदा, वो कातिल हैं। ये कहने वालों के साथ दूसरे दिन राहुल गांधी खड़ा होता है कि नहीं होता है? ये जोड़ो यात्रा पर चले, तुमको देश से माफी मांगनी चाहिए। चुप्पी क्यों बना रखी है? और कांग्रेस पार्टी के नेता कोई जवाब नहीं देता इसका। अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, उनके साथ तुम गले से गला मिलाकर चलते हो। भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इनके साथ तुम खड़े होते हो और फिर जोड़ो यात्रा पर निकलते हो। तुमको देश से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, ये इंडिया अलायंस है क्या? इंडिया अलायंस है क्या? ये अलायंस जितने लोगों पर मुकदमे हैं उनका अलायंस है। ये अलायंस परिवार को बचाने का अलायंस है। यह अलायंस संपत्ति को बचाने का अलायंस है। यह अलायंस भ्रष्टाचार को छुपाने का अलायंस है। और इसके सिवाय ये कोई अलायंस नहीं है। ये वंशवाद का अलायंस है, ये प्रॉपर्टी का और भ्रष्टाचार का अलायंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप कहोगे मैं कैसे कह रहा हूं? बताइए, फरूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला है कि नहीं है? प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर बादल है कि नहीं है? मुलायम सिंह के बाद अखिलेश आ गए कि नहीं? अखिलेश के बाद डिंपल आ गई कि नहीं? चाचा जाए जहां जाना है। लालू के बाद राबड़ी आई कि नहीं? राबड़ी के बाद तेजस्वी आया कि नहीं? तेजस्वी के साथ मीसा आई कि नहीं? मीसा के साथ तेज प्रताप आया कि नहीं? आप बताइए, ये पीसी और भाईपो, पीसी बंगला में बुआ को बोलते हैं, ये ममता बुआ और भाईपो मतलब भतीजा उसका, ये दोनों पीसी भाईपो, ये परिवार है कि नहीं है? आप बताइए कि चंद्रशेखर राव, उसकी बेटी कविता, उसका दामाद केटीआर, केसीआर, ये परिवार है कि नहीं है? आप बताइए, उदयनिधि से करुणानिधि से लेके उदयनिधि स्टालिन तक ये परिवार है कि नहीं है?
आप बताइए महाराष्ट्र में शरद और सुप्रिया परिवार है कि नहीं है? बाकी जाए अजीत जहां जाना है। ये परिवार की पार्टियां हैं कि नहीं है? आप बताइए उद्धव और आदित्य परिवार है कि नहीं है? आप फिर दूसरी तरफ देखिए, ये इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल, प्रियंका, ये परिवार है कि नहीं है? अब दूसरी बात देखिए, आप बताइए भ्रष्टाचार में फरूक अब्दुल्ला क्रिकेट एसोसिएशन में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए गोमती फ्रंट के स्कैम में और लैपटॉप स्कैम में अखिलेश फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए लालू चारा घोटाला और लैंड स्कैम जॉब फॉर लैंड में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए ममता के सारे सरकार के मंत्री के घरों से करोड़ों करोड़ रुपए निकले कि नहीं निकले? आप बताइए केसीआर केटीआर के यहां भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए उद्धव के राज में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? इनका गृह मंत्री साल भर जेल में रहा कि नहीं रहा? – 2024 का नतीजा निकालो। मित्रों ये क्या है? ये क्या है? आप बताइए राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बोलिए सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? ये कैसा नेतृत्व है भाई? सारे बेल में। आप बताइए केजरीवाल ईडी से बच रहा है कि नहीं बच रहा है? डर किस बात का है? डर किस बात का है? आप बताइए उसका उप मुख्यमंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताइए उसके अन्य सांसद जेल में है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचार का टोला का अलायंस है, यही गठबंधन है इनका। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आप बताइए एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए नई छलांग लगाने के लिए भारत तैयार है। 11वीं से हम छलांग लगा करके 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। 2024 में आपका फिर से 370 का आशीर्वाद मिलेगा और भारत मोदी जी के नेतृत्व में हैट्रिक लगाएगा, तीसरी बार सरकार में आएगा और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था होगी। मित्रों एक तरफ विकास है, दूसरे तरफ पारिवारिक गठबंधन है और वो भ्रष्टाचार के लिए जो हमको विनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए मैं आप सबको निवेदन भी करने आया हूं कि नए जोश नए उमंग के साथ पूरी ताकत के साथ आप खड़े होइए और जो राष्ट्रीय जिम्मेवारी, मैं आपको याद दिलाता हूं मित्रों, आज से 20 साल बाद आप गौरव के साथ ये कह सकोगे कि हम वो लोग थे जिनको मौका मिला कि हमने वो बदलाव देखा और उसको हमने महसूस किया है। इसलिए मित्रों आप सब लोग पूरी ताकत से अपने सभी मतदाता बंधुओं से संपर्क करिए, मिलिए, उनको सारी बातें बताइए और उनके साथ उनका समर्थन लेकर के देश को मोदी जी के नेतृत्व में और प्रगति की ओर ले जाने में अपना योगदान कीजिए। आपने मेरी बात बहुत शांति से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।